गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का पैरा लेक्चर जो कि जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री है, जो कि हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है। तो इसमें से बहुत सारी डायनास्टीज़ आती हैं। हम करकोटा, उत्पाला और लोहारा डायनास्टीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री को पढ़ने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि अंडरस्टैंड किया तो हो गया। हिस्ट्री को पढ़ना है एक बार और अंडरस्टैंड करना है, तो फिर इसको बार बार लगभग 4-5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियो 4-5 बार, उसके बाद ही आपको कुछ याद रहेगा। तो आप पैनिक ना कीजिए जब आपको कुछ याद ना रहे पहली बार पढ़ने से, तो 2-3 बार पढ़ने के बाद आप को याद रहेगा। तो पहली बार अगर आप पढ़ोगे आज, तो फिर 4 या 5 दिन का गैप रखो, उसके बाद दोबारा देखो वीडियो, तो आपको कुछ याद रहेगा, बहुत कुछ याद रहेगा। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। पहले डिस्कस करते हैं करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी जो है वो कश्मीर में रूल कर रही थी अशोका, कुशान्स, हुन्स के बाद। तो अशोका, कुशान्स और हुन्स को हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम करकोटा डायनेस्टी से शुरू करते हैं। जो दुर्लभा वर्धना था उसने इस डायनेस्टी को शुरू किया। तो उसने गुनंदा, जो लास्ट किंग गुनंदा था, बालादित्य उसका नाम था, तो उसकी जो बेटी थी उससे शादी की दुर्लभा वर्धना ने, तो और फिर उसने हुकूमत हासिल की 527 AD में, और फिर करकोटा डायनेस्टी की बुनियाद पड़ी। तो जो दुर्लभा वर्धना था ये कश्मीर पे काबिज था और इस पे हुकूमत कर रहा था, और पंजाब पे भी हुकूमत कर रहा था। उसके बाद फिर दुर्लभ अभाका आया, तो उसने फिर उसके बाद ललित आदित्य मुक्तपिदा आया, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट लीडर था करकोटा डायनेस्टी का। इसको समुद्रगुप्ता कश्मीर भी कहा जाता है। समुद्रगुप्ता जो था वो गुप्ता एम्पायर, जो कि इंडिया में थी, उसका एक राजा था। उसको समुद्रगुप्ता, आप कश्मीर कहते हैं ललित आदित्य मुक्तपिदा को। समुद्रगुप्ता ने बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट की थी, तो उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी तरह जो ललित आदित्य मुक्तपिदा है, इसने भी बहुत कॉन्क्वेस्ट्स की, इसलिए इसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। तो इसने किंगडम को पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न इंडिया तक भी एक्सटेंड किया, और कश्मीर पे भी ये हुकूमत करता था। तो जो ललित आदित्य मुक्तपिदा है, उसने कनाज के बादशाह को 740 AD में डिफ़ीट किया। उसने उसको बैटल में डिफ़ीट किया। उस बादशाह का नाम था यशोवर्मन। तो उसने तुर्क्स को भी डिफ़ीट किया, तिब्बतन्स को भी डिफ़ीट किया, और भूटियाज़ को भी डिफ़ीट किया, कंबोजियाज़ को भी डिफ़ीट किया। अलगर्ज ये कि उसने बहुत सारा एक्सपेंशन किया इस एम्पायर का, तो इसीलिए उसको बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। इसके अलावा उसने मर्तान सन टेम्पल, जो कि अनंतनाग में है, उसको भी बनाया। ये ललित आदित्य मुक्तपिदा का एक बहुत बड़ा फीट है। आखिर में 760 AD में वो मर गया और इस दुनियाई फ़ानी से रुखसत हो गया। उसके बाद बहुत सारे कमज़ोर रूलर्स आए, तो जो उत्पाला का ग्रैंडसन था, यानी कि अवंती वर्मन, उसने फिर ओवरथ्रो किया इन रूलर्स को, और उसने बुनियाद डाली उत्पाला डायनास्टी की। तो इस थ्रोन को उसर्व करने में उसकी मदद सुर्रा ने की। तो अब करकोटा डायनेस्टी में कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ हम ध्यान देंगे। जो दुर्लभा वर्धना था, उसकी बीवी का नाम था अनंगा लेखा, जो कि बाल आदित्य की बेटी थी, जो कि गुनंदा डायनेस्टी का लास्ट किंग था। तो बाल आदित्य जो हैं वो, उसको पता था कि दुर्लभा वर्धना जो है उसका कोई कास्ट नहीं है, तो उसने एक हाइपोथेटिकल कास्ट नागा किंग का डिसेंट बताया इसका दुर्लभा वर्धना का। तो उसने बोला वो करकोटका, यानी कि नागा किंग का, ये मिथिकल नागा किंग का जो है ये डिसेंट है इसका, दुर्लभा वर्धना। इसी बुनियाद पर करकोटा डायनेस्टी इसको नाम पड़ा। तो करकोटका जो है वो मिथिकल नागा किंग है। तो करकोटा डायनेस्टी के दौरान विलेज को अग्रहाराज कहा जाता था, तो ये ब्राह्मण्स को दिया जाता था। और अनंगलेखा जो है उसको दुर्लभ अफाका, अनंगलेखा जो है उसने दुर्लभ अफाका को दावहित्र कहा।
तो इसी दौरान जो क्लासिकल करकोटा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर था वो एस्टेब्लिश हो गया दुर्लभ अफाका की रीन में। तो जुंगजांग जो एम्परर था टांग का, टांग एक एरिया है तिब्बत का, उसने कंद्रपिदा को, यानी कि उसने किंग ऑफ कश्मीर कहा कंद्रपिदा को। कंद्रपिदा ये लिखा है बुक ऑफ टैंग में या टांगशू में, इसको टांगशू बोलते हैं या बुक ऑफ टैंग बोलते हैं। तो ये एक तिब्बतन एरिया है। तिब्बतन्स कंद्रपिदा को जेंटो लुओ बिली कहते थे। ये जो कंद्रपिदा था ये दुर्लभ अफाका का एक बेटा था। दुर्लभ अफाका की वाइफ का नाम नरेंद्र प्रभा था और उसके 3 बेटे थे, तारापिदा, कंद्रपिदा या चंद्रपिदा और ललित आदित्य मुक्तपिदा। तो जो कंद्रपिदा था उसको जोंगजांग ने कहा किंग ऑफ कश्मीर। ये तंग बुक ऑफ तांग या तंगशू में जिक्र इसका है। तो उसके बाद कुछ अनइम्पॉर्टेंट रूलर्स आए, कुवाला यापिदा, जयापिदा वगैरह वगैरह। तो उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट था वो जयापिदा था। उसने रिनोवेट करना चाहा इस एम्पायर को, लेकिन वो इस मकसद में नाकामयाब हो गया। तो जो करकोटा डायनेस्टी थी 625 CE से 885 CE तक इसने राज किया। इसकी कैपिटल श्रीनगर थी, फिर परिहसपुरा थी, फिर दोबारा श्रीनगर थी। इस डायनेस्टी के दौरान जो एम्परर था उसको सम्राट कहा जाता था। और ललित आदित्य मुक्तपिदा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं इस डायनेस्टी का, उसका रीन जो था यानी कि कब से कब तक उसने रूल किया, 724 CE to 760 CE क्रिश्चियन एरा। अवंती वर्मन ने जब थ्रोन उsurप किया तो उत्पाला डायनेस्टी जो है वो राज करने लगी। इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं अवंती वर्मन, शंकर वर्मन, गोपाल वर्मन, क्वीन सुगंधा, संग्रामादेवा और क्षेमगुप्ता और क्वीन दिद्दा। सबसे इम्पॉर्टेंट हैं दिद्दा, सुगंधा और अवंती वर्मन। तो अवंती वर्मन जो है उसने, अब इनका डेट भी दिया हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं। अवंती वर्मन जो है उसने जो अवंतीपुर और सुयापुर की बुनियाद रखी। ये 2 टाउन्स हैं। आज भी अवंतीपुर को अवंतीपुर ही कहा जाता है, लेकिन सुयापुर को आज सोपुर कहा जाता है। इसने अवंतीस्वारा और अवंतीस्वामी टेम्पल्स भी बनाए जो कि शिवा और विष्णु को डेडिकेटेड हैं। ये अवंतीपुर में ही हैं और आज भी इनका टेम्पल मौजूद है। इसके अलावा इसने बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी बनाई और इसने धमराज के पावर को कम किया। धमराज वो लोकल एल्डर्स थे, रूरल एरिस्टोक्रेट्स थे जिनके पास पावर की कंसंट्रेशन थी। इससे पहले तो अवंती वर्मन ने उनका पावर जो है वो कम किया। इसके अलावा उसने वितास्ता यानी कि जहलिम को डाइवर्ट किया, उसको एक कैनाल बनाई, तो इससे फ्लड्स में प्रिवेंशन करने में मदद मिली। अवंती वर्मन के बाद शंकर वर्मन आया, लेकिन ये जो एग्रेसिव था और उसने आला खाना के दरवा बिशरा के आला खाना पर हमला किया और उसको डिफीट किया। लेकिन ये 902 AD में मर गया क्योंकि ये हज़ारा एक्सपेडिशन से वापस आ रहा था, उसी दौरान ये मर गया। हज़ारा जो है वो एरिया है अफ़गानिस्तान का, तो इसकी एग्रेसिव पॉलिसीज़ की वजह से आखिर में ये मर गया। मिलिट्री कैंपेन की वजह से जो इकॉनमी है वो ड्रेन हो गई और बहुत कमज़ोर हो गई। लेकिन फिर उसने इस इकॉनमी को रिकवर करने के लिए बहुत सारे टेम्पल्स को लूटना शुरू किया और बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए, लेकिन फिर भी ये इकॉनमी नहीं बच पाई। इसके बाद क्वीन सुगंधा आई, जिसका जो शंकरा वर्मन की कंसोर्ट थी यानी कि कंक्यूबाइन थी, यानी कि लोंडी थी। इसके बहुत सारे रोल्स हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। क्वीन मदर थी, ये अपने जो उसका बेटा था गोपाला वर्मन उसकी मदर थी, क्वीन मदर थी। और 904 में उसने खुद ही रूल करना शुरू किया और 906 तक उसने रूल किया। तो पहले ये शंकरा वर्मन की कंसोर्ट थी यानी कि क्वीन थी पहले, उसके बाद क्वीन मदर थी और फिर रूलर थी। तो उसके बाद जब 906 आया तो तांत्रिन्स जो थे यानी कि रॉयल बॉडीगार्ड्स थे वो बहुत पावरफुल हो चुके थे, उन्होंने डिथ्रोन किया इसको 906 में। इसके बाद इसने रिवोल्ट किया 1914 में तांत्रिन्स के खिलाफ, लेकिन इसने हारा। और इकानगाज जो हैं वो भी एक ग्रुप था, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था इस रिवोल्ट में, लेकिन उन्होंने फिर भी हारा। लेकिन इसको डिफीट किया गया, इम्प्रिजन किया गया और फिर इसको मारा गया। तो
इसका खेल ख़त्म हो गया क्वीन सुगंधा का। तो जहाँ पे इसको मारा गया वो उसको बोलते हैं निस्पलका विहारा, ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। तो चूँकि ये बहुत ताकतवर मलिका थी, इसलिए इसको श्री सुगंधा देवा कहा जाता है। कहना चाहिए श्री सुगंधा देवी, लेकिन इसको कहा जाता है श्री सुगंधा देवा। ये मेस्कुलाइन एपिथेट है इसका, यानी कि एक लक़ब है इसका, इसके पावर का। तो इसके ज़माने में कॉइन्स भी इसका सबूत देती हैं क्वीन सुगंधा का। और जो तांत्रिन्स हैं उनका लीडर था पार्था। क्वीन सुगंधा के बाद आ गई क्वीन दिद्दा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थी करकोटा डायनेस्टी की। इसको कहा जाता है कैथरीन ऑफ कश्मीर, द विच क्वीन और लेम क्वीन। कैथरीन जो थी वो एक बहुत स्ट्रांग और क्रूअल क्वीन थी और बहुत चालू क्वीन थी रशिया की, इसलिए इसको कहा जाता है कैथरीन ऑफ कश्मीर, क्योंकि इसमें भी ये क्वालिटीज़ थी, कैरेक्टरलेस थी वो और चालू थी और बहुत क्रूअल भी थी। 980 CE टू 1003 CE तक इसने रूल किया। 958 CE टू 980 CE तक उसने एक रीजेंट का काम किया, जो अपने सन और ग्रैंड सन्स के लिए उनके रीजेंट का काम किया। रीजेंट मतलब जब कोई बादशाह छोटा होता है तो उसका कोई पैटर्न है, वो डिफैक्टो रूलर होता है, उसी को बोलते हैं रीजेंट। तो पहले उसका सन जो अभिमन्यु II था वो रूलर था 958 टू 972, यानी कि वो छोटा था, माइनर था, इसलिए जो डिफैक्टो रूलर थी वो दिद्दा थी। तो उसके बाद उसके ग्रैंड सन्स आए, नांदी गुप्ता, त्रिभुवाना गुप्ता और भीमा गुप्ता, 972 से 980 तक। इनके दौरान भी ये रीजेंट ही थी, यानी कि डिफैक्टो रूलर थी। आखिर में इन दोनों को इसने रिप्लेस किया और लास्ट वाले को इसने कत्ल किया। तो फिर इसने पावर एज्यूम किया 980 में, खुद पावर एज्यूम किया और रूल करने लगी। 980 से 1003 तक उसने फिर रूल किया। इसका जो खावत था उसका नाम था शेमा गुप्ता, और ये इस पे बहुत इन्फ्लुएंस था उसका दिद्दा का। और शेमा गुप्ता के दौरान भी दिद्दा ही डिफैक्टो रूलर थी, यानी कि असली रूलर दिद्दा ही थी, यही पॉलिसीज़ बनाती थी। दिद्दा के पावरफुल होने की एक और वजह है, इसका फादर जो था वो सिम्हा राजा था, जो एक लोहारा किंग था। तो जो लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर हैं संग्राम राजा, वो उसका नेफ्यू था। लोहारा डायनेस्टी अगली डायनेस्टी है जो कि इसके बाद आई, उत्पाला डायनेस्टी के बाद आई, तो वो इसका नेफ्यू था। एक और वजह है जो दिद्दा को बहुत पावरफुल बनाती थी, वो ये कि भीमा देवा शाही, ये उसका ग्रैंड फादर था। तो भीमा देवा शाही जो है ये हिंदू शाही रूलर था काबुल का। तो इस वजह से बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे दिद्दा के, तो रॉयल कॉन्टैक्ट्स थे, इसलिए वो बहुत पावरफुल थी। उसने शेमा गुप्ता से शादी की और उत्पाला डायनेस्टी में दाखिल हो गई। फिर उसको बहुत इन्फ्लुएंस करती थी शेमा गुप्ता को, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में बताया। तो यानी कि शेमा गुप्ता के वक्त भी वो ही डिफैक्टो रूलर थी, दिद्दा ही। कश्मीरी में इसीलिए बोलते हैं दैद उस औरत को जो बहुत लर्नड हो, जो बहुत एबल हो। जिस तरह सुगंधा का एविडेंस देती हैं कॉइन्स, इसी तरह दिद्दा का एविडेंस भी कॉइन्स देती है। तो उन कॉइन्स पर दिद्दा भी थी और शेमा गुप्ता भी था। तो अब दिद्दा पावर में कैसे आई? 958 में शेमा गुप्ता मर गया एक फीवर की वजह से। ये हंटिंग पे गया था और फीवर हो गया इसको और मर गया। अभिमन्यु सेकंड रूलर बन गया, लेकिन वो एक चाइल्ड था और उसके दिद्दा जो हैं वो रीजेंट बन गई, जैसा कि पिछली बार हमने बताया। 972 में जो है अभिमन्यु सेकंड जो है वो मर गया। उसके बाद दिद्दा ने अपने जो ग्रैंड सन्स हैं उनको रिमूव करना शुरू किया। जो पहले दो थे उनको रिप्लेस किया और तीसरा जो है उसको मरवाया। तो फिर उसने पावर हासिल की। उसका लवर था टुंगा, जो एक हर्ड्समैन था, एक शेफर्ड था। तो टुंगा की मदद से उसने जो तीसरा जो उसका ये था ग्रैंड सन था, यानी कि भीमा गुप्ता, उसको मरवाया। तो फिर वो उसने थ्रोन हासिल किया और टुंगा को फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया। दिद्दा ने जो ट्रबलसम नोबल्स थे उनको ड्राइव अवे किया और धमरास का पावर भी कम किया। उन्होंने उसके खिलाफ फिर रिवोल्ट किया, लेकिन उसने उन सब को मार दिया और उनकी फैमिलीज़ को भी ख़त्म किया। और टुंगा की मदद से उसने फिर पावर को हासिल किया।
उसके बाद दिद्दा के बाद संग्राम राजा आया, जिसने बुनियाद डाली लोहारा डायनेस्टी की। तो जो संग्राम राजा हैं वो उदय राजा का बेटा था, जो कि दिद्दा का भाई था। लेकिन उदय राजा को भागना पड़ा था दिद्दा से, क्योंकि दिद्दा ने अपने रिलेटिव्स को भी नहीं छोड़ा था। उसने पावर हासिल करने के लिए उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी, तो उदय राजा भाग गया। तो फिर उसने संग्राम राजा को अपना जो हीर मुंतखब किया। एक कन्फ्यूजन है कि मोहम्मद गजनवी ने हमला किया है दिद्दा के टाइम, लेकिन ये गलत है। उसने दिद्दा के टाइम हमला नहीं किया, बल्कि उसने संग्राम राजा के टाइम हमला किया। तो एक बुक भी लिखी है दिद्दा पर, द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर, आशीष कौल ने। अब हम लोहारा डायनेस्टी की तरफ आते हैं, जो कि 1003 में शुरू हुई, 1320 तक इनका रूल चला। एक्चुअली मैं इसकी बुनियाद जो दिद्दा ने ही डाली थी, लेकिन वो दिद्दा हम उत्पाला डायनेस्टी में आती हैं। संग्राम राजा जो है फर्स्ट रूलर इस डायनेस्टी का था। वो लोहारा जो है वो खासी ट्राइब में को बिलोंग करते हैं। लोहारस का लास्ट रूलर था सोहादेवा, फर्स्ट रूलर था संग्राम राजा। तो उसके बाद शाहमीरी डायनेस्टी आई। लोहारा डायनेस्टी से पहले उत्पाला डायनेस्टी आई, उसके बाद शाहमीरी डायनेस्टी आई। तो संग्राम राजा सबसे ज़रूरी रूलर था। हर्षा था, उत्कर्षा, कलासा, अनंता, उकाला था, वगैरह वगैरह। जयसिम्हा भी एक ज़रूरी रूलर था। तो ये सब लोहारा डायनेस्टीज़, एक्चुअल में 2 लोहारा डायनेस्टीज़ हैं, लोहारा डायनेस्टी फर्स्ट और लोहारा डायनेस्टी सेकंड। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लोहारा डायनेस्टी फर्स्ट को। लोहारा डायनेस्टी सेकंड और शाहमीरी डायनेस्टी को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एक साथ। तो सीट ऑफ लोहारा डायनेस्टी, यानी कि लोहारा डायनेस्टी कहाँ हुकूमत करती थी? लोहारा कोटा पे हुकूमत करती थी, जो कि पीर पंजाल रेंज में मौजूद था। अब हम देखते हैं संग्राम राजा जो हैं वो उसका रूल कैसा था। महमूद ऑफ गजनी जो है उसने उस वक्त संग्राम राजा के वक्त हिंदुस्तान पर, नॉर्दर्न इंडिया पर हमला किया, लेकिन कश्मीर में जो टोपोग्राफी बहुत ख़तरनाक थी उसकी वजह से वो कामयाब ना हो सका। जो संग्राम राजा जो है वो टुंगा से डरता था, और टुंगा जो है उसकी डिफैक्टो रूलर था, और उसने करप्ट मिनिस्टर उसको अपॉइंट कर रखा था। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में बताया कि जो टुंगा उसकी जो माँ यानी कि दिद्दा का लवर था और प्राइम मिनिस्टर भी था। तो जो टुंगा था वो अनपॉपुलर था, उस वजह से लास्ट में उसको मर्डर किया, और इसको कोवर्टली सपोर्ट किया टुंगा ने, इस संग्राम राजा ने। लेकिन करप्शन फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद संग्राम राजा के बाद आया हरी राजा। तो उसने फिर थ्रोन को उसर्प किया, वो थ्रोन पर आया। वो जल्दी मर गया, और फिर अनंता आया, उसका जो भाई है वो थ्रोन पर आ गया। अनंता बहुत फजूल खर्ची करने वाला था, और उसने इकॉनमी को बहुत वीक किया। लेकिन उसकी जो बीवी सूर्यामती थी वो उसने कोशिश की इकॉनमी को सुधारने की, अपने रिसोर्सेज लगाए और अपना इंटेलेक्ट लगाया, उसने कुछ हद तक इकॉनमी को सुधारा। तो इस वक्त फिर विगा राजा आया, जो कि एक रिलेटिव था दिद्दा का। उसने फिर कंट्रोल करना चाहा सारी इस एम्पायर को, लेकिन एक बैटल हो गया श्रीनगर के सामने और वह मर गया। तो 1063 में फिर सूर्यामती को ने अपना बेटा जो है उस यानी कि कलासा को थ्रोन पे रखा, लेकिन वो कलासा जो है वो इनकम्पेटेंट था, और फिर अनंता ही डिफैक्टो रूलर था, यानी कि असल में जो रूल कर रहा था अनंता ही, यानी कि सूर्यामती का पति। तो कलासा इनकम्पेटेंट था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम आपको धीरे धीरे याद रहेंगे। तो आप वीडियो को 2-4 बार देखिए, 4-4 दिन के इंटरवल पे। अब हम कलासा को डिस्कस करेंगे। जो कलासा था यानी कि जो सूर्यमती का बेटा था, उसको कैरेक्टर ही नहीं था। उसने इंसेस्ट की अपनी डॉटर के साथ, सेक्सुअल रिलेशनशिप में था, तो उसको इंसेस्टस रिलेशनशिप थी, तो उसका वो कैरेक्टरलेस आदमी था। उसको नोबल्स और मिनिस्टर्स जो हैं ने डोमिनेट किया हुआ था। तो उसने जो अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, और उसने उसको फोर्स किया कि वो जो है राजखाना छोड़ दे, और 1076 में उसको छोड़ना पड़ा राजखाना, और कुछ कोर्टियर्स भी उसके साथ चले गए।
वो फिर विजयेश्वरा चले गए, लेकिन जो कलासा था उसने उनको छोड़ा नहीं वहाँ भी, और उनको उन पर सीज की। और 1081 में अनंता जो है उसने सुसाइड किया, क्योंकि वो बहुत तंग आ गया था कलासा की वजह से और इस सीज की वजह से। इससे कलासा पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ा और उसने इंसेस्ट छोड़ दी और उसने गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबली चलानी शुरू कर दी। अब उसके दो बेटे थे, हर्षा और उत्कर्षा, लेकिन हर्षा को लग रहा था कि जो कलासा है उसका फादर है वो उसको बहुत पैसे नहीं दे रहा है, क्योंकि वो लेविश स्पेंडर था। तो उसने अपने जो बाप को मरवाने की कोशिश की, लेकिन इसका पता कलासा को चल गया और उसने फिर उसको इम्प्रिजन किया। इससे कलासा की साइकोलॉजी पर बहुत बुरा असर पड़ा और फिर उसने लाइसेंशियस वेज यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वो फिर स्टार्ट की 1089 में। तो इस वजह से जो है वो 1089 में फिर मर गया। और फिर उत्कर्षा को थ्रोन मिला कश्मीर का। जो उत्कर्षा था वो ऑलरेडी रूलर था लोहारा का, तो इस वजह से लोहारा और कश्मीर के किंगडम्स यकजा हो गए। दिद्दा के टाइम पे भी लोहारा और कश्मीर के किंगडम्स यकजा हो गए थे, और दिद्दा के बाद फिर उत्कर्षा के टाइम ये यकजा हो गए। चूँकि उत्कर्षा अनपॉपुलर था, ये क्रूवल था, इसलिए इसको हर्षा ने रिप्लेस किया 1089 में। और इसमें मदद की विजय मला ने हर्षा की, क्योंकि वो एक हाफ ब्रदर था और वो उत्कर्षा के खिलाफ था। उसने डिपोज किया यानी कि रिमूव किया उत्कर्षा को। हर्षा चूँकि पहले अच्छा था, लेकिन फिर वो क्रूवल बन गया और करप्ट बन गया, क्योंकि उस पर इन्फ्लुएंस हुआ नोबल्स का और फेवरेट्स का। उसको भी फिर लानत चढ़ गई और उसने इंसेस्ट स्टार्ट की। उसने भी सेक्सुअल रिलेशनशिप क्लोज रिलेटिव्स यानी कि सिस्टर मदर वगैरह वगैरह के साथ स्टार्ट की। तो पहले जो हर्षा के ज़माने में इकॉनमी ठीक हो गई और उस वजह से गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी बनाए गए। तो लेकिन बाद में इकॉनमी बहुत ख़राब हो गई, और इतनी ख़राब हो गई कि टेम्पल्स को लूटा गया, नाइट सॉइल यानी कि फीकल मैटर को भी टैक्स किया गया, और बुद्धा स्टैचूज़ को भी डिस्ट्रॉय किया गया। सिर्फ दो स्टैचूज़ हैं जो बच गए। तो ये जो मनी कहाँ जाती थी, ये तो एक लेविश लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया था वो, और मिलिट्री एक्सपेडिशंस पर भी ये खर्च होती थी। 1099 में एक फेमाइन आ गया, प्लेग आ गया और लॉलेसनेस आ गई। हर्षा ने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को मरवाया। इनमें से कुछ रिलेटिव्स इसके खिलाफ प्लॉट कर रहे थे, लेकिन सारे रिलेटिव्स प्लॉट नहीं कर रहे थे, लेकिन इसने सारे रिलेटिव्स ऑलमोस्ट सारे रिलेटिव्स को मरवाया। तो इससे इसका कैरेक्टर और भी गिर गया। 1101 में धर्मराज ने इसको आखिर में ख़त्म किया और इसका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम दो इम्पॉर्टेंट हस्तियों को डिस्कस करेंगे, रिंचीन और कोटा रानी को। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा इन लोगों को। रिंचीन जो था वो उसने 1320 से 1323 तक हुकूमत की। वो लद्दाख का आदमी था और उसने रेबल किया था लद्दाख के रूलर के ख़िलाफ़, और फिर उसने हारा था, उसको भागना पड़ा था कश्मीर। उसने हिंदुज़म कोशिश की एक्सेप्ट करने की, लेकिन वो उसमें एडमिट नहीं किया गया, और फिर उसको बुलबुल शाह मिल गया और उसने इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम के दायरे में वो आ गया। तो वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कहलाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वो सुहादेवा का मिनिस्टर था शाहमीर के साथ। जो सुहादेवा है वो सेकंड लोहारा डायनेस्टी में आता है, वो उसको हम सेकंड लोहारा डायनेस्टी में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शाहमीर और रिंचीन ये दोनों थे सुहादेवा के मिनिस्टर्स। फिर मंगोल्स आए जुलूचू के तले। जुलूचू उनका बादशाह था मंगोल्स का। उन्होंने सुहादेवा को डिफीट किया, और सुहादेवा का जो बेटा था यानी कि रामचंद्र, फिर वो थ्रोन पे आ गया यानी कि कुर्सी पे आ गया। तो लेकिन उसको रिंचीन ने किल किया, मार दिया, और उसको मर्चेंट्स की सूरत में फौज भेजी अंदर, और फिर उन्होंने रामचंद्र को मारा। लेकिन फिर रामचंद्र की जो बेटी थी उस कोटा रानी यानी कि उससे उसने शादी की और उस मसले को ठंडा किया। तो इस वजह से वो रूलर भी बन गया कश्मीर का, रिंचीन। ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर है। इसका नाम रिंचीन शाह भी कहा जाता है, रिंचीन मलिक भी कहा जाता है, रिंचीना भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह।
अब इसने क्या क्या खुसूसी चीज़ें की, इसने श्रीनगर को रिंचिनापोरा कहा, इसने बड़ मस्जिद बनाई जो कि बड़ी मस्जिद हैं कश्मीर में। ये भी फर्स्ट मॉस्क हैं जो बिल्ट जो कश्मीर में बनाई गई, बड़ मस्जिद इसको बोलते हैं कश्मीर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मॉस्क कौन थी जो कश्मीर में बनाई गई, उसको बड़ मस्जिद कहते हैं। इसने बुलबुल शाह के लिए एक खानका भी बनाई और एक लंगर भी तैयार किया जिसको बुलबुल लंगर भी कहते हैं। तो हैदर खान उसके बेटे का नाम था और जुलूचू उसकी डायनेस्टी, और लाचन डनोस ग्रब उसके फादर का नाम था। ये जुलूचू डायनेस्टी थी उसकी रिंची की, ये तुर्क था। सुल्तान सदरुद्दीन शाह उसका एक दूसरा नाम था, इस नाम से भी रिंचिन को जाना जाता है। इसके बाद आया सुल्तान दूसरे सुल्तान आए तो वो शाहमीरी डायनेस्टी में आए। अब जो रिंचिन है उसकी ग्रेव जो है बड़ मस्जिद के नज़दीक है और ये डिस्कवर की गई थी रिसेंटली। आखिर में रिंचिन को मारा गया, किसी कोटियर की वजह से मारा गया, तो इसका खेल ख़त्म हो गया। फिर कोटा रानी जो है वो लास्ट, उसको बोलते हैं लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर। इसने रूल किया 1323 to 13, क्योंकि रिंचिन ने 3 ही साल हुकूमत की, तो उसके बाद कोटा रानी ने हुकूमत की 1323 to 1339 तक। चूँकि हमने पहले ही बताया कि ये रामाचंद्र की डॉटर थी। हैदर खान रीजेंट, हैदर खान इसका बेटा था जो रिंचिन से हुआ था, और इसकी रीजेंट थी क्योंकि हैदर खान छोटा था, इसलिए डिफैक्टो रूलर जो असली रूलर थी वो कोटा रानी ही थी। उसके बाद जब रिंचिन मर गया तो उसको नोबल्स ने कहा कि उदयना देवा से शादी करो। उसने उदयना देवा से शादी की, वो भी मर गया 1338 में। उससे भी एक बेटा जना इसको, कोटा रानी को। इस बेटे को सबक देता था भट्टा भिक्षाना। तो इसके 2 बेटे थे, एक तो हैदर खान था और दूसरा उदयना देवा से था। तो इन दोनों बेटों को कहा जाता है कि शाहमीर ने मरवाया, और फिर इस दुख की वजह से कोटा रानी ने सुसाइड किया। उसने कुत्ते कोल बनाई, और जो कि डाइवर्जन है जहलिम का, ये एक मशहूर कोल है जो आज भी मौजूद है। तो लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर जो है राकेश कोल की एक इसके मतलब कि एक बुक है। उसका हस्बैंड था रिंचिन सोहादेवा और उदयना देवा। तो इसके 3 हस्बैंड्स थे कोटा रानी के। ये क्वीन मदर भी थी और ये क्वीन भी थी और ये रूलर भी थी। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो के वक्त एक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह रहमान शाहमीरी डायनेस्टी और लोहारा डायनेस्टी सेकंड। इसके बाद हम बाकी पोर्शन ऑफ कश्मीरी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे और फिर इकॉनमी वगैरह वगैरह की तरफ आ जाएंगे।